ETF क्या होता है और ETF में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए कितना सही है। अगर हम ETF की बात करते हैं तो बहुत लोगों को ETF के बारे में नहीं पता है। कुछ लोग ETF में इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन उनको ETF की कोई भी अच्छी जानकारी नहीं मिल पाती। और ETF क्या आपके लिए सही है? क्या ETF में आपका पैसा सेव है? और भी बहुत कुछ ETF के बारे में लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन इसे हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। ETF मीन्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। देखिए, ETF को समझने के पहले हमें म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड को समझना पड़ेगा। इसके बाद हमें ETF को समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? बेसिकली इस फंड में बहुत सारे लोग मिलकर किसी भी एक कंपनी को पैसा देते, 100 रुपए मिला के, और उस कंपनी के पास में एक एक्सपर्ट की टीम होती है जो स्टॉक को पिक करती है, जो हमारे स्टॉक को पिक कर, जो हमारे शेयर को इकट्ठा करके कंपनी में लगाती है, और जो पैसा मिलता है वो हमें बांट देती है। अब समझते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड में भी सेम ऐसे ही होता है, जिसमें बहुत सारे लोग मिल करके एक किसी कंपनी को पैसा देते हैं। लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है कि यहाँ पर कोई भी एक्सपर्ट टीम हायर नहीं करती है, यहाँ पर किसी भी एक्सपर्ट टीम को नहीं बैठाती, वो डायरेक्टली इंडेक्स में पैसा लगाती है। इंडेक्स में सेंसेक्स एंड निफ्टी में। तो बेसिकली ये इंडेक्स फंड क्या होता है? इनका एक ग्रुप या बास्केट होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप, 3 टाइप की ग्रुप में इसको डिवाइड कर देते हैं। इनका अलग अलग एक बास्केट बना होता है और इसमें डायरेक्ट इंडेक्स फंड कंपनी पैसा डालती है। यहाँ फंड मैनेजर अपने हिसाब से काम नहीं करता, जो स्टॉक का फंड्स है उसमें पैसा लगा दिया जाता है। अब समझते हैं मेन टॉपिक को, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को, क्योंकि अब आपको ETF को समझना और भी सिंपल हो जाएगा। देखिए, ETF एक प्रकार से एक्टिव फंड भी हो सकता है, लेकिन 99.9% जो ETF होते हैं वो इंडेक्स फंड या फिर पैसिव फंड के जैसे होते हैं। उसमें एक्टिव स्टॉक कोई शॉर्टकट्स नहीं होता, ये मेन ETF का टाइप होता है। ज्यादातर ETF इंडेक्स फंड के जैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फंड मैनेजर अवेलेबल नहीं होता है जो आपके फंड को मैनेज करे, जो आपको अंडर या ओवर वैल्यूड स्टॉक को दे सके, पिक कर सके। अगर वो सेंसेक्स ETF है तो जो स्टॉक सेंसेक्स ETF में है वही उसमें होगा। उसी तरह निफ्टी ETF ही हो गया, लेकिन इस मामले में इंडेक्स फंड जैसा हो गया। तो ऐसे में ETF एंड एक्सचेंज फंड्स में क्या डिफरेंट हो गया? अगर ये दोनों ही इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, दोनों ही पैसिव फंड हैं। अब हम वन बाय वन इसके डिफरेंट को समझते हैं, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ETF जैसा कि नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, तो ये वो फंड है जिसे आप NSE, BSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज से आप खरीदते हैं। अगर इसको और भी सिंपल तरीके से समझते हैं तो अगर आप जीरोधा यूज करते होंगे, तो अगर आप स्टॉक को पिक करते हैं, खरीदते हैं, तो स्टॉक खरीदते हैं काइट ऐप से और म्यूचुअल फंड खरीदते हैं कॉइन ऐप से। और अगर आप और भी कोई ट्रेडिंग ऐप यूज करते हैं, एंजल वन या फिर ग्रो ऐप यूज करते हैं, तो सिंपल उसमें भी सिंपली ऐसे ही होता है। और ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप स्टॉक खरीदते हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से, जैसे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। लेकिन जब आप कॉइन से म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर आप सीधा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीद रहे हैं। तो ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का मतलब ये हो गया कि आप उसे म्यूचुअल फंड्स कंपनी से नहीं खरीद सकते, आपको उसको किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीदना पड़ेगा। यानी कि इस मामले में ये पूरा शेयर खरीदने के जैसे है। जैसे अगर मुझे HDFC का शेयर खरीदना है तो हम HDFC डायरेक्ट कंपनी से शेयर नहीं खरीद सकते, उसको हमको स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीदना पड़ेगा। सेम ऐसे ही म्यूचुअल फंड भी काम करते। जैसे मान लीजिए अगर मुझे HDFC का शेयर खरीदना है तो उसे हम डायरेक्ट HDFC कंपनी से नहीं खरीद सकते, उसको हमें स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीदना पड़ेगा, उसे हमको शेयर बाजार से ही खरीदना पड़ेगा। मैं HDFC डायरेक्ट कंपनी से शेयर तभी खरीद सकता है जब उसका IPO लॉन्च होगा। यानी कि IPO के टाइम आप डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीद सकते हैं, वरना नहीं खरीद सकते। अब यहाँ पर इसी से ही एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। पहले हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनी में अगर हम पैसा लगाते हैं तो वो पैसा काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड कंपनी कैसे ग्रो करती है, म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगा रहे हैं वो पैसा आपका किस तरह से बढ़ता है, आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी कैसे काम करती है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा डालते हैं, किसी एक्टिव फंड में पैसा डालते हैं, लॉन्ग टर्म में डालते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में डालते हैं, अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में 10,000 मंथली आपने किसी कंपनी में डाल रहे हैं, तो आपने यहाँ पर जो पेमेंट किया 10,000 रुपए, तो आपने जो पेमेंट किया 10,000 रुपए वो किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी को मिल गया, तो वह कुछ 10,000 रुपए कंपनी के शेयर खरीदेगा और आपको अपने फंड्स का एक यूनिट दे देगा।
तो जैसे जैसे आप पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी में डालते जाएंगे तो इंडेक्स फंड या फिर एक्टिव फंड नॉर्मली यहाँ पर जो भी फंड्स आता है, जो भी आप फंड्स को जमा करते हैं मंथली, वैसे वैसे वो शेयर को खरीदता है और आपको एक यूनिट के रूप में शेयर को दे देता है। सेम वैसे ही अगर एक दिन में उसको 1 करोड़ के फंड अवेलेबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो अगले ही दिन वो 1 करोड़ के शेयर खरीद लेता है। और इसी तरह अगर आपको पैसे को निकालना है म्यूचुअल फंड कंपनी से तो वह शेयर को बेचता है और आपको पैसा वापस कर देता है। देखिए ईटीएफ में ठीक इसका उल्टा होता है। अब फिर चलते हैं शेयर की तरफ, देखते हैं शेयर में कैसा होता है। आप कंपनी से डायरेक्टली शेयर सिर्फ और सिर्फ आईपीओ के टाइम ही खरीद सकते हैं। उसी तरह ठीक ईटीएफ में पहली बार आप मान लीजिए पहली बार आईपीओ या फिर एनएफओ, म्यूचुअल फंड में एनएफओ और शेयर में आईपीओ बोलते हैं। जब पहली बार कोई भी कंपनी अपना ईटीएफ को लॉन्च कर रही है मार्केट में, तब आप उसको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उस टाइम आप कंपनी से डायरेक्ट ईटीएफ को खरीद सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप जब भी आप ईटीएफ को खरीदते हैं बाद में, तो आप सीधे एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी से नहीं खरीद सकते। तो अगर आप कोई भी चीज एक्सचेंज से खरीद रहे हैं, तो जब आप कोई भी शेयर को खरीदने जा रहे हो, मान लीजिए आप रिलायंस का कोई भी शेयर खरीद रहे हैं, तो आप उसको तब खरीद पाओगे जब बाजार में कोई भी बेचने वाला रहेगा। अब अगर यहाँ पर कोई बेचने वाला नहीं है तो आप शेयर को नहीं खरीद पाओगे, और तभी तो इसका नाम है एक्सचेंज फंड। यहाँ पर कोई अगर बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। ठीक उसी तरह से अगर आपके पास में ईटीएफ है और आप उसको बेचना चाहते हैं तो कोई भी खरीदार होना चाहिए, तभी आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी में क्या होता है कि जब भी आपको शेयर को खरीदना है, म्यूचुअल फंड कंपनी पैसा लगाना है, जितने का आप भी खरीदना हो आप उतना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं और आपको वो बदले में उतना ही यूनिट दे देता है। और जब आपको बेचना हो म्यूचुअल फंड कंपनी तो आप ऑर्डर दे देते हो और आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाता है। तो फाइनली आपको ये चिंता नहीं करना होता है कि अगर आप फ्यूचर में अगर अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपको ये चिंता नहीं करना है कि फ्यूचर में हमारे शेयर बिकेंगे या फिर नहीं बिकेंगे, क्योंकि बायर ढूंढना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब आप ईटीएफ खरीदना या बेचना चाहते हो, तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपके पास में कोई भी सेक्टर अवेलेबल होना चाहिए। बेचना चाहते हो तो वहां पर कोई भी आपको बायर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो आइए समझते हैं। कई बार आप देखते हैं कि आप किसी भी शेयर को अगर आप बेचना चाहते हैं लेकिन वो बिक नहीं रहा है, या तो उसमें लोड सर्किट लग जाता है या फिर उसकी डिमांड नहीं होती है। और इंडिया में ये ईटीएफ केस में ज्यादा होता है। देखिए अभी ईटीएफ में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, कुछ ईटीएफ में है लेकिन काफी ईटीएफ में नहीं है। तो हो सकता है कि आप आज ईटीएफ खरीद तो लो, लेकिन जब आप बेचना चाहो तो वह बिके ही नहीं, तो उस टाइम आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो ईटीएफ को खरीदने का टाइम सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये हो जाता है कि तो आप ये देख लो कि कुछ दिन एक्सचेंज को वैल्यू देकर कि ये एक्सचेंज बिकता है या फिर नहीं बिकता है। एक और मामले में ये एक शेयर के जैसे काम करता है। जब वो शेयर लिस्ट होता है तो वो पहली बार आईपीओ लेकर आता है। आईपीओ में पहले कंपनी डिसाइड कर लेती है कि मुझे आईपीओ में कितने हजार करोड़ का आईपीओ लॉन्च करना है, यानी कि बाजार से कितने पैसे उठाने हैं और उसके हिसाब से कितना शेयर देना है, ये उनका पहले से तय होता है। तो अगर कोई कंपनी 1000 करोड़ का आईपीओ ला रही है, तो मान लीजिए उसने 10 रुपए के 100 करोड़ शेयर इशू किए, तो अब आईपीओ आया और 100 करोड़ शेयर मार्केट में चला गया, तो अगले दिन वो शेयर 200 बढ़ के नहीं हो सकते। वही 100 करोड़ शेयर हैं और इसे लोग आपस में बेचते और खरीदते हैं। और ईटीएफ में यही होता है। स्टार्टिंग में ही एक म्यूचुअल फंड कंपनी पहले से ही फिक्स कर लेती है कि ठीक है मुझे 500 करोड़ का ईटीएफ लॉन्च करना है और सेंसेक्स का 500 करोड़ का ईटीएफ लाना है। तो उसमें क्या होता है कि 500 करोड़ का सेंसेक्स से शेयर वो खरीद लेगा, फिर 500 करोड़ की ईटीएफ का पब्लिक इशू लॉन्च कर देंगे और उस 500 करोड़ के ईटीएफ में लोग पैसा लगाएंगे जैसे आईपीओ के लिए लगाते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी भी ईटीएफ का आईपीओ को सब्सक्राइब किया और आपको उसमें शेयर मिल गया और कुछ दिनों बाद वो लिस्ट हो जाएगा। तो कई मामले में पूरा एक शेयर के जैसे ही काम करता है। और एक बार अगर इसमें आईपीओ आ गया 500 करोड़ का, ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो कंपनी और भी ज्यादा शेयर इशू कर देगी, ऐसा नहीं है। वो फंड का साइज एक प्रकार से फिक्स था, वो शेयर बाजार में चला गया, उसके साइज नहीं बढ़ सकते। जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड में कल को कोई अगर 1 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में डालता है तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में और भी शेयर कंपनी इशू कर देती है, लेकिन ऐसा ईटीएफ में नहीं होता है। तो ये एक ईटीएफ का नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट क्या है ईटीएफ का, आप ये समझते हैं। एक तो आप इसको रियल टाइम पर ही खरीद सकते हो। जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हो
तो म्यूचुअल फंड का जो एनएवी होता है, उस एनएवी पर आपको म्यूचुअल फंड अलॉटमेंट होता है, वो डे एंड पे फिक्स होता है, दिन भर वेरी नहीं करता और दिन के अंत में एक बार फिक्स होता है। यानी कि जैसे कि अगर आप आज खरीदना चाहते हो तो आज चाहे तो 10 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 5 बजे खरीद सकते हो। जो आज की एनएवी है वो फिक्स है और उसी पे आपको मिलता है। लेकिन ETF जो एक्सचेंज पे लिस्ट है, जैसे जैसे सेंसेक्स 2.1% नीचे जाता है तो आप ये मान के चलो कि अगर वो सेंसेक्स का ETF है तो उसकी वैल्यू भी 2.1% नीचे जाएगी। अगर वो ऊपर जाएगी तो उसकी भी वैल्यू ऊपर हमेशा जाएगी। तो उसकी वैल्यू हर पल बदलती रहती है। इसलिए हो सकता है कि ETF ट्रेडर्स को अच्छा न लगे जो इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन वो ट्रेडर्स F&O में रिस्क नहीं लेना चाहते। F&O मींस फ्यूचर एंड ऑप्शन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। वो बस ये चाहते हैं कि इंडेक्स में ट्रेडिंग करना है और बस एक मौका मिल जाए। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे लगता है कि किसी सेक्टर के फंड में बहुत बड़ा ग्रोथ आने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मा में बहुत बड़ा ग्रोथ आने वाला है और वो इंडेक्स आज 4 से 5% गिरा हुआ है, तो आज वह गिरे हुए भाव में ही इस इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देगा। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड की तरफ जाऊंगा तो कल की एनआईवी मिलेगी, आज फिर आज का 4 to 5% गिरा हुआ भाव, उसका नुकसान मुझे नहीं देना होगा। तो उस 4 to 5% का फायदा उठाने के लिए मैं आज ETF को खरीद लेता हूं। तो ऐसे ही कुछ अपॉर्चुनिटीज आती रहती है जिसमें ETF को बेटर माना जाता है। इसके अलावा पहले कुछ कॉस्ट एडवांटेज भी था, क्योंकि क्या होता है ना कि जब कोई ETF कोई कॉस्ट को बेचता है, जैसे हर बार क्योंकि कंपनी को आपको यूनिट अलॉटमेंट नहीं करना होता है, इसलिए फीस भी थोड़ी सी कम होती है। लेकिन अब बहुत सस्ते इंडेक्स फंड भी आ गए हैं जो ETF और मैनेजमेंट की फीस लगभग बराबर हो गई है। इसके अलावा क्योंकि आप ETF को एक्सचेंज फंड से खरीद रहे हैं, तो एक्सचेंज से खरीदने से क्या लगता है STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस। इसके अलावा एक चार्ज और भी लगता है ETF का, क्योंकि बेसिकली आप ETF को एक्सचेंज फंड से खरीद रहे हो, तो जब आप उसको खरीदोगे तो आपको ट्रेडिंग ऐप में शेयर के जैसे ही दिखेगा, वैसे ही ETF दिखेगा और इसका भी हर टाइम पैसा ऊपर नीचे होता रहेगा। और क्योंकि ये हमेशा आपको दिख रहा है और पैसा भी ऊपर नीचे हो रहा है, जिसके कारण लोग इसको जल्दी बेच देते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या हमें ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो जो लोग ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा डाल के भूल जाते हैं, क्या ऐसे लोगों को ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और ऐसे लोगों में म्यूचुअल फंड कंपनी में लॉन्ग टाइम में पैसा लगाना चाहिए। देखिए, मुझे तो ETF में कोई भी ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। अगर आपको इंडेक्स फंड में पैसा लगाना ही है तो आप डायरेक्ट AMC से इंडेक्स फंड लेना ही बेटर है, क्योंकि आपको कम से कम ये तो एंश्योर रहे कि आप जब चाहे जितना चाहे उतना खरीद और बेच पाओगे, और अपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज को, एक्सचेंज चार्ज को, डीमैट अकाउंट चार्ज को और भी बाकी सारे चार्जेस को नहीं देने होंगे। तो पार्टिकुलरली मैं इंडेक्स फंड को लेना पसंद करूंगा, ETF को नहीं।